हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमने स्टार्ट किया है चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना, जिसमें कल हमने चर्चा की थी विकासात्मक कार्य के बारे में। तो विकासात्मक कार्य जो हमारे डेवलपमेंटल टास्क हैं, हमने उसके बारे में बात की थी कि किस तरह से सभी अवस्थाओं में डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की थी शैशवावस्था की, जिसमें हमने देखा था कि ये अपरिपक्वता की अवस्था होती है। साथ ही साथ ये मूल प्रवृत्तियात्मक जो व्यवहार होता है उस पे आधारित होता है। संवेगशीलता इसमें नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ हमने देखा कि ये व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसमें आपके लिए, वो ये था कि जो नवजात शिशु होता है, यानी कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, तो वो किन-किन चीज़ों के साथ समायोजन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, वो मुख्य रूप से 4 चीज़ों के साथ समायोजन करता है। क्या-क्या? तो पहला कि पोषण क्रिया के साथ, फिर श्वसन क्रिया के साथ, तापक्रम के साथ और उत्सर्जन क्रिया के साथ समायोजन करता है। हमने बताया था ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा था बचपनावस्था, जिसे हमने अजीबो-गरीब अवस्था बोला था, खतरनाक अवस्था बोला था, आत्मनिर्भरता की अवस्था बोला था। बच्चा पूर्ण रूप से तो आत्मनिर्भर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें आत्मनिर्भरता कुछ न कुछ आ ही जाती है। और हमने देखा था ये पुनरावृत्ति की अवस्था होती है। इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इसी अवस्था में जो सामाजिक भावना होता है, उसका विकास नहीं बल्कि उसका उदय होता है, यानी कि उसकी नींव पड़ जाती है। फिर हमने देखा था पूर्व बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था में हमने देखा था ये समूह पूर्व की अवस्था है, पूर्व शालेय अवस्था है, समस्या अवस्था है, साथ ही स्थिरता और शांति की अवस्था है। फिर हमने उत्तर बाल्यावस्था में बात की थी, जिसे हमने स्मार्ट एज, डर्टी एज, गैंग एज, ये सारे नाम दिए थे। और हमने ये भी देखा था कि इसमें जो क्षीण बुद्धि की, इसे हम आयु भी कहते हैं। फिर हमने बात की थी किशोरावस्था। किशोरावस्था की भी तमाम विशेषताएँ देखी थी। जैसे अगर आपको किशोरावस्था को परिभाषित करना है, तो विग और हंट महोदय ने एक शब्द बताया था। वो क्या था? तो वो था आपका परिवर्तन। उन्होंने बोला था कि अगर आपको किशोरावस्था के सारे, अगर समुचित अर्थ को आपको प्रकट करना है, तो उसके लिए आप सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो था आपका परिवर्तन। अब चाहे वो शारीरिक हो रहा हो, सामाजिक हो रहा हो या फिर मानसिक हो रहा हो, ठीक? साथ ही साथ ये कामुकता जागरण की अवस्था थी, कल्पना बाहुल्य की अवस्था थी। बच्चा इसमें काफ़ी कल्पनाओं में जीता है, ठीक? तो कभी वो अपने आप को हीरो की तरह मानता है, कभी वो अपने आप को बिल्कुल मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें वो कल्पनाएँ बहुत करता है। साथ ही साथ इसमें जो संवेगात्मक अस्थिरता होती है, वो देखने को मिलती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी समस्याएँ, चाहे उसकी निजी समस्याएँ हों, सामाजिक समस्या हो या फिर विषम लिंगी संबंधों की समस्या हो, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और फिर हमने देखा था जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है, वो क्या होता है? तो वो बहुमुखी उत्तरदायित्व की अवस्था होती है, आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है, समायोजन की अवस्था भी होती है। कुछ बातें हमने मध्यावस्था में भी की थी और साथ ही साथ हमने कुछ बातों को वृद्धावस्था में भी समझा था। तो ये हमारे थे पूरे डेवलपमेंटल टास्क कि किस-किस अवस्था में कौन-कौन से डेवलपमेंटल टास्क आते हैं। तो आई होप आपने कल की और परसों की पूरी क्लास को रिकॉल कर लिया होगा, ठीक? तो आज आपकी एक नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे जो गर्भकालीन अवस्था है, आपकी दूसरी यूनिट है प्रीनेटल पीरियड। लेकिन सबसे पहले हम उसमें समझेंगे मातृत्व कला एवं शिशुपालन की अवस्था, यानी कि अर्थ और उसके महत्व को हम समझेंगे।
आपको पता है कि जीवित प्राणी अपने जीवन प्रसार में ये अपने जीवन प्रसार में स्थिर और गतिहीन नहीं पाया जाता है, ठीक? ये क्या होता है, ये प्राणी जो है ये अस्थिर होता है और ये गति करता रहता है हमेशा। तो गर्भकालीन अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत वो निरंतर नए गुणों को सीखता है और अवस्थाओं को प्राप्त करता है, जिससे वो धीरे-धीरे प्रत्येक आने वाली अवस्था में और अधिक विकसित और परिपक्व दिखाई देता है, ठीक? तो विकास की इस प्रक्रिया में पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयःसंधि यानी कि इसी के बीच में आती है, किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच में आती है और ये सबसे कम टाइम पीरियड के लिए होता है। इसी अवस्था में बालक और बालिकाओं के जो शरीर में प्रजनन ग्रंथियां होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो बालक है और जो बालिका है, बालिकाओं में ऐसे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं जो बच्चों को यानी कि चाहे बालक हो या बालिका हो, तो इन्हें बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ ले जाता है, ठीक? अब ये जो मातृकला है ये आवश्यक क्यों है? एक स्त्री के जीवन में मातृकला का क्या महत्व है और कितना आवश्यक है, हम इसको थोड़ा-सा समझते हैं। तो सबसे पहले मातृत्व का जो अर्थ होता है, अभी हम सिर्फ थोड़ा-सा मातृत्व के बारे में समझ लेते हैं, देन हम मातृकला और शिशुपालन की बात करते हैं। तो जो मातृत्व है, मातृत्व शब्द बहुत विस्तृत और ये बहुत ही व्यापक है। ये शब्द एक जो नारी होती है, एक नारी को जो पूर्णता प्रदान करता है। मातृत्व के बिना जो नारी होती है उसका जीवन अधूरा-सा माना जाता है, ठीक? तो मातृत्व ही भारतीय नारी की समाज और परिवार में सम्मान दिला पाता है। तो आपने देखा होगा, ये बहुत से परिवारों में होता है कि जो माताएँ यानी कि जो महिलाएँ माँ नहीं बन सकती हैं, उनको वो मान-सम्मान नहीं मिलता है। तो जो स्त्री इस गौरव से वंचित रहती है, उन्हें परिवार और समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। मातृत्व की जो अपूर्णता होती है, उसके कारण से कभी-कभी लोग ऐसा मानते हैं कि ये हमारे जीवन में मंगलमय नहीं है। मतलब कि उसे किसी भी मांगलिक कार्य में अच्छा कार्य हो रहा हो, शुभ कार्य हो रहा हो, तो उसमें नहीं आने देते हैं, ठीक? तो जो भारतीय नारी है, भारतीय नारी के लिए परिवार, समाज में सामाजिक मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए मातृत्व कला बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक? मातृत्व का आप अर्थ ऐसे समझिए कि माँ, तो हम पहले देख लेते हैं इसका संपूर्ण अर्थ क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे मातृकला और शिशुपालन का अर्थ, ये होता क्या है? तो मातृकला जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या-क्या? एक तो आता है मातृ, दूसरा आता है कला। मातृ का मतलब क्या होता है? माता या बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री। यहाँ पर आप मातृ से तात्पर्य माँ से ही लगाइएगा, ठीक? वैसे ये भी होता है कि बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री, तथा कला से तात्पर्य होता है माँ में उन सभी योग्यताओं से है जिसके द्वारा वो सर्वप्रथम सुसंतान की प्राप्ति करे। तत्पश्चात शिशु जन्म के बाद वो उनका पालन पोषण, विकास के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या फिर संवेगात्मक हो, इन सभी में भली प्रकार कर उनके सर्वांगीण विकास में योगदान दे। तो यही होता है मातृत्व। वैसे हम सभी को पता है कि मातृकला का अर्थ यही होता है कि जो माता अपने बच्चे का सही से पालन पोषण करती है, चाहे उसके विकास के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, अगर वो जो है उसकी सही प्रकार से देख-रेख करती है, उसका सर्वांगीण विकास करती है, तो यही आपका कहलाता है मातृकला। अब शिशु जो होता है, वो प्रकृति का एक अनमोल कृति होती है। इसे सजाना और जो सँवारने का काम होता है, वो माता-पिता का ही होता है।
शिशु को जन्म देना ही अपने मातृत्व को सफल बनाना नहीं होता है। बच्चे बच्चे क्या है? बच्चे जो है जनना एक जानवर भी करता है, लेकिन अब फ़र्क क्या रह जाएगा हम में और जानवर में? तो फ़र्क ये रह जाएगा कि पालन-पोषण में। अगर सिर्फ़ बच्चे को जन्म देना ही मातृत्व कहलाता, तो हर ये जो पशु-पक्षी हैं, जानवर हैं, ये सभी बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन हम मानव क्या करते हैं? हम मानव का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश दें, उनको राष्ट्र के कल्याण के लिए सिखाएँ और उनका जो भविष्य है उसको भी सँवारें, मतलब उनका सर्वांगीण विकास करना हमारा कर्तव्य होता है। तो सुसंतान की प्राप्ति और उसके उचित पालन पोषण और सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक मातृत्व कला एवं शिशु पालन का ज्ञान होना आवश्यक है। ये सभी को होना चाहिए। वर्तमान समय में जब औद्योगिक विकास के फलस्वरूप एकाकी परिवारों की स्थापना अधिक हो रही है, तो इस समय तो बालिकाओं के लिए इसका ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है कि जो हमारा भारत है, ये अब संयुक्त परिवार नहीं होकर अब ये एकाकी परिवार में परिवर्तित हो रहा है। अब आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि 2-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हों। अपने आस-पास भी देख लीजिए, तो ये अब क्या हो रहा एकाकी परिवार हो रहा है। पहले क्या होता था कि पहले संयुक्त परिवार होता था तो जैसे कोई स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती थी तो वो सिर्फ़ अकेले ही उसकी परवरिश नहीं करती थी, पूरा परिवार उसकी देख-रेख करता था। तो ऐसे में अगर मात्र कला का ज्ञान उसे कम भी होता था तो उससे बच्चे का पालन-पोषण अवरोधित नहीं होता था। लेकिन अब जब एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक स्त्री के लिए मात्र कला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक? तो सबसे पहले हम समझते हैं मात्र कला का महत्व, कि ये मात्र कला का महत्व क्या है? मात्र कला एवं शिशु पालन का महत्व क्या है? अब आपको पता है जो आज की बालिकाएँ हैं, यही भावी जीवन की माँ होती हैं। और यदि उन्हें माँ बनने से पहले ही मातृ कला एवं शिशु पालन का ज्ञान हो जाता है, तो उसे सुजननी बनने में और शिशु पालन-पोषण में काफ़ी सहायता मिलती है। ठीक? तो इसमें सबसे पहले क्या महत्व है कि स्वस्थ मातृत्व प्राप्त करने में सहायता। अब मात्र कला के अध्ययन से एक स्त्री को यह जानकारी मिल जाती है कि सफल मातृत्व के लिए कौन-कौन सी योग्यता आवश्यक होती है। जैसे नए जीव के विकास के लिए केवल माँ ही नहीं, बल्कि पिता में भी जैविक योग्यताएं होनी चाहिए। अगर कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती है, तो इसका कारण पुरुष की शारीरिक अपरिपक्वता भी हो सकती है। इसके लिए सिर्फ स्त्री को गलत ठहराना सही नहीं है। माँ बनने की जो क्षमता है, वो पिता में भी यानी कि पुरुष में भी उसके शारीरिक गुण मतलब उसकी शारीरिक परिपक्वता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थिक, मनोवैज्ञानिक योग्यता भी स्वस्थ मातृत्व का एक अंग होता है। अगर स्त्री और पुरुष नए जीव को किसी कारणवश स्वीकार करने में तैयार नहीं हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो वे शिशु के पालन पोषण में असमर्थ हो जाते हैं। और जो इसका दुष्प्रभाव होता है, ये एक शिशु पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो मातृत्व कला के लिए क्या-क्या होना ज़रूरी है? एक तो जैविक योग्यता होनी चाहिए, आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक योग्यता भी उसके पास होना चाहिए, ठीक? तो ये सारे कारण होते हैं, ये सारी आवश्यकताएँ होती हैं, योग्यताएँ होती हैं माँ बनने के लिए। अगला है सुरक्षित प्रसव तथा स्वस्थ शिशु के विकास में सहायक। अब मातृकला और शिशु पालन के ज्ञान से एक माँ को ये जानकारी मिलती है कि जो संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था है, इस अवस्था में वो किस प्रकार के भोजन ले, किस तरह के वस्त्र पहने, किस प्रकार का व्यायाम करे, कैसे साहित्यों को पढ़े। आपको पता है कि जो बालक का विकास होता है, वो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में हो तो माँ को एक खुशनुमा माहौल देना चाहिए।
माँ को अच्छी-अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। तो जो एक स्त्री होगी जब उसे मात्र कला का ज्ञान होगा तो वो ये सारी बुकें पढ़ेगी, जिससे उसके स्वस्थ शिशु का विकास होगा और प्रसव के समय भी उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला जो इसका महत्व है, वो है यौन शिक्षा प्रदान करने में सहायता। यौन शिक्षा यानी कि जो मातृ कला है, मातृ कला के अध्ययन से बालिकाओं को जो अप्रत्यक्ष रूप से यौन शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर मिलता है, क्योंकि इसके द्वारा स्त्री पुरुष के प्रजनन अंगों की रचना और बालक बालिकाओं में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। अगली जो आपकी क्लास होगी वो इसी पर होगी कि स्त्री प्रजनन अंग कौन-कौन से हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से स्त्री प्रजनन अंग हैं या नहीं हैं। बहुत अंदर से तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो महत्व है वो है पूर्व प्रसव, प्रसवकालीन तथा प्रसव उपरांत देखभाल। यानी कि मातृ कला और शिशु पालन है, इसके द्वारा क्या होगा? तो इसके द्वारा पालन के अध्ययन से ये जानकारी मिलती है कि सुरक्षित प्रसव के लिए प्रसव से पहले किन-किन सावधानियों की आवश्यकता होती है। प्रसव के समय किन-किन सामानों की आवश्यकता होती है। अब जैसे एक घर में अगर कोई बुजुर्ग है और कोई गर्भवती स्त्री है, तो गर्भवती स्त्री को ये नहीं पता होगा कि मुझे प्रसव काल में किस चीज़ की आवश्यकता होगी, किस चीज़ की नहीं। तो जब एकाकी परिवार में होगी तो नहीं पता होगा, लेकिन वहीं अगर वो संयुक्त परिवार में है, तो दादी हैं मतलब जो भी बुजुर्ग हैं उनको पता होता है। तो जब वो एकाकी परिवार में रह रही हैं, अगर उन्होंने मातृकला और शिशुपालन का अध्ययन किया है, समझा है, तो उनको कठिनाई नहीं होगी, ठीक? और जिससे माँ और शिशु किसी भी प्रकार के संक्रमण में ना हों, वो स्वस्थ रहें। इस इसलिए प्रसव के उपरांत किस-किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक? तो ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? मातृकला और शिशुपालन से मिलती है। अगला है कि नवजात शिशु के पालन-पोषण में सहायता। यानी कि मातृकला और शिशु पालन के अध्ययन से शिशु के पालन-पोषण के बारे में जानकारी मिलती है। शिशु पालन के अंतर्गत ये भी बताया जाता है कि जो नवजात शिशु है उसे किस प्रकार का दूध पिलाना चाहिए, किस प्रकार उसके शरीर की सफाई करना चाहिए, किस प्रकार उसको व्यायाम कराना चाहिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए किस-किस और समय कौन-कौन से टीके लगवाने चाहिए, जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहे। अब शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, इनके लिए भी किस-किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये सारी जानकारी मातृकला और शिशुपालन से ही मिलती है। अगला जो महत्व है वो है बालकों के चरित्र निर्माण, सर्वांगीण विकास और स्वस्थ आदतों के विकास में सहायक। आपको पता है कि आपने बच्चे को भले ही जन्म दे दिया हो, आपने उसके लिए लाख कष्ट सहे हों, लेकिन आपने उसके चरित्र का अच्छा विकास नहीं किया है, उसके सर्वांगीण विकास नहीं हुए हैं, तो ये क्या होता है, ये मतलब उसके लिए अच्छा नहीं होता है। यानी कि उसका जीवन उत्तम नहीं होता है, ठीक? तो बालकों के सर्वांगीण विकास, उनके चरित्र निर्माण और स्वस्थ आदतों के विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मात्र कला और जो है शिशु पालन के अध्ययन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो मातृकला और शिशु पालन के अध्ययन से बालक के व्यवहारों, समस्यात्मक व्यवहारों, आदतों के बारे में माता-पिता को समझने में आसानी मिलती है। अगर उनके बालकों में कोई अनुचित आदतें या फिर व्यवहार विकसित हो रहा है, तो वे तुरंत उनका समाधान करते हैं और बालकों में अच्छी आदतों का विकास करके उनके चरित्र का भी निर्माण करते हैं। ये कर्तव्य माता-पिता का होता है कि अगर कोई बच्चा अगर किसी अनुचित आदत का शिकार हो गया है, तो उसको सही मार्गदर्शन देना, उसको सही
उसके चरित्र का निर्माण करने में हमें सहायता करनी चाहिए। अब ये ज्ञान हमें आएगा कहाँ से? तो ये मिलता है मातृकला और शिशुपालन के अध्ययन से। अगला क्या महत्व आ जाता है? तो अगला महत्व आ जाता है कि बालकों के सामान्य व संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी प्रदान कर बचाव व उपचार में सहायता प्रदान करना। ये जो मातृकला और शिशु पालन का ज्ञान माता पिता को बताता है कि किन किन असावधानियों से बालकों को कौन कौन से साधारण और संक्रामक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा रोगों से बचने और उनके उपचार की जानकारी भी प्रदान होती है, जिससे माता पिता और बालकों की रोगों से रक्षा मिलती है। अब रोग ना हो इसके लिए कब कौन से टीके लगवाने हैं, इन सब की जानकारी मातृकला से होती है। अगला है बालिकाओं को भविष्य में अच्छी पत्नी, सफल गृहिणी और अच्छी माँ बनने में सहायता प्रदान करना। तो मातृकला और जो बाल विकास है, इसके अध्ययन से बालिकाओं को विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती है, जैसे जैसे प्रसव पूर्व और गर्भकालीन सुरक्षा, प्रसवकालीन तैयारी, सुरक्षित प्रसव के उपाय, नवजात शिशु की देखभाल और नवजात शिशु के लिए भोजन, उसका वस्त्र, उसका व्यायाम, उसके स्वास्थ्य की रक्षा, इन सारे बातों की जानकारी मिलती है। इन सभी बातों के ज्ञान से जो एक बालिका है, वो भविष्य में एक अच्छी पत्नी, सफल गृहिणी और अच्छी माँ बनने में उसको सहायता मिलती है। ठीक। अगला महत्व क्या आ जाता है? तो अगला महत्व है कि मातृ एवं शिशु मृत्यु की समस्या में समाधान। तो जो जो हमारा भारतवर्ष है, आज भारतवर्ष में मातृ और शिशु मृत्यु की जो समस्या है, वो विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसका कारण क्या है? तो इसके कारणों में एक जो आपका कारण आता है, वो मातृ जो कला है, उसका ज्ञान ना होना। जिस गृहिणी को मातृ कला का ज्ञान नहीं होता है, उसे यही समस्या आ रही है कि जो मातृ मृत्यु दर हो रहा है या जो बच्चे शिशु मृत्यु दर हो रहा है, इसमें विकराल रूप धारण कर लिया है हमारे भारत में। तो मरने वाली स्त्री में जो अधिकांशता होती हैं, वो शिशु जन्म देते समय ही मर जाती हैं। इसी तरह से जो शिशु मृत्यु में भी उन बच्चों का प्रतिशत आपको अधिक देखने को मिलेगा, जो गर्भावस्था में या फिर जन्म के समय या जन्म के बाद 2 वर्ष के अंदर मर जाते हैं। तो इस समस्या के समाधान में जो मातृकला है, मातृकला और शिशु पालन का ज्ञान सहायक हो सकता है। कि जैसे कुछ होता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, तभी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उसका कारण होता है कि जो गर्भावस्था में असावधानियां हो जाती हैं। तो जब स्त्रियों को मातृकला का ज्ञान नहीं होगा, तो वो किस तरह से सावधानियां रख पाएंगी। तो मातृकला से ये भी एक ज्ञान मिलता है कि गर्भावस्था में किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, या फिर जन्म के बाद शिशु की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। ये सारी जानकारी हमें मिलती है मातृकला से। तो मातृकला का ज्ञान उन सभी बातों की जानकारी प्रदान करता है आपको, जो जिसमें संपूर्ण गर्भकाल में माँ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, गर्भ को सुरक्षित कर सके और सुरक्षित और सामान्य प्रसव के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जन्म के बाद उसका किस प्रकार से पालन पोषण करें कि वो समाज के लिए एक सुनागरिक, सुसंतान का जो दायित्व होता है, उसको निर्वाह कर सके। तो इसमें भी जो मातृकला और शिशु पालन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है परिवार नियोजन। अगली जो विशेषता है, यानी कि जो महत्व है मातृकला का, वो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो जो मातृकला और शिशु पालन का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करता है।
मातृकला का अध्ययन हमें ये बताता है कि सुसंतान की प्राप्ति हम कैसे करें। अगर माता-पिता में संतानोत्पत्ति के लिए सभी प्रकार की योग्यताएं, कौन-कौन सी हमने योग्यताएं देखी थी? जैविक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक। ये तीनों योग्यताएं नहीं हैं तो गर्भ धारण ना करें और तब तक के लिए कृत्रिम समाधानों को अपनाकर परिवार नियोजन करें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संतानों उत्पत्ति के लिए कौन-कौन सी योग्यताएं हैं, तो ध्यान रखिएगा जैविक योग्यता, मनोवैज्ञानिक योग्यता और आर्थिक योग्यता। आपको पता है कि अभी कितनी महँगाई है। ऐसे में अगर पति-पत्नी में से किसी के पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है, तो किस तरह से वो अपने बच्चों का पालन-पोषण करेगा? तो अगर जब ये सारी चीज़ें उसे उसके पास हैं, जो संतान उत्पत्ति के लिए जो योग्यताएँ चाहिए उसके पास है, तो वो गर्भधारण करें और नहीं है तो गर्भधारण ना करें और तब तक के लिए वो कृत्रिम साधनों से ही अपना परिवार नियोजन करें। तो प्राकृतिक रूप से भी किस प्रकार संयम द्वारा गर्भाधान को स्थगित किया जा सकता है, इस बात की भी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मातृकला से मिलती है। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन के सभी कृत्रिम उपायों की जानकारी प्रदान करता है और माता-पिता के मन से परिवार नियोजन के संबंध में जो विकसित गलत अवधारणाएँ हैं, उनको भी ये दूर करता है। और मातृकला का अध्ययन ये भी बताता है कि संतान को ईश्वरीय देन मानकर उसकी उत्पत्ति व पालन-पोषण ना करें, बल्कि जब आप चाहें तभी संतान पाएँ। ऐसा जो मातृकला है उसके द्वारा ये भावना को विकसित की जाती है। अब जो अगली महत्व है वो क्या है? वो है सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वासों को समाप्त करने में सहायता। तो जो मातृकला है, मातृकला और शिशुपालन का ज्ञान मातृत्व एवं शिशुपालन से संबंधित विभिन्न अंधविश्वासों और सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए ये सहायता प्रदान करता है। जैसे जैसे जो संतानहीन स्त्री को अमांगलिक मानकर गर्भकालीन कष्टों और समस्याओं को सामान्य प्रक्रिया मानकर उनका उपचार नहीं करते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जिन जिन स्त्रियों को संतान नहीं है, उनको अमंगलकारी मानते हैं। उनको कोई शुभ कार्य हो घर में तो वहाँ पर नहीं आने देते हैं। विशेष रूप से अगर किसी नवजात शिशु के लिए कोई शुभ कार्य किया जा रहा है तो वहाँ नहीं आने देते हैं। और जो गर्भकालीन कष्ट होते हैं, जो समस्याएँ होती हैं, उनको सामान्य सी प्रक्रिया मानकर उनका उपचार नहीं करते हैं। प्रसव के समय और प्रसव उपरांत 1 माह तक गर्भवती को अछूत मानते हैं। अछूत मानकर उनको पहनने और ओढ़ने बिछाने के लिए गंदे पुराने वस्त्र देते हैं। घर पर प्रसव कराते हैं। भूत-प्रेत और हवा के डर से माँ और नवजात शिशु को 1 महीने तक अंधेरे कमरे में या फिर बंद कमरे में रखते हैं। रोग होने पर कोई भी आप देखेंगे बच्चे को अगर कोई रोग-दोग हो गया है, तो उसके लिए झाड़-फूँक करवाते हैं, ना कि दवा करवाते हैं। और संतान को ईश्वर की देन मानकर परिवार नियोजन को भी नहीं अपनाते हैं। गर्भवती स्त्री के भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारी जो है ये सारी कुप्रथाएँ हैं। अब कोई ऐसा हमने भी अपने आस-पास देखा है, तो अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके खान-पान में जैसे उसको फल वगैरह सब कुछ देना चाहिए, ड्राई फ्रूट हो गए और ये आपके फ्रूट हो गए, दूध हो गया, बहुत सारी चीज़ें खान-पान पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसी अंधविश्वास है, ऐसी कुप्रथा कह सकते हैं कि कहते हैं अगर माँ ज़्यादा खाएगी तो बच्चे को ज़्यादा लगेगा और प्रसव में दिक्कत आएगी। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए भूत प्रेत प्रेत वाली बात आ जाती है। इसको भूत ने पकड़ लिया है, प्रेत ने पकड़ लिया है, इसको बाहरी हवा लग गई है। तो ये सारी चीज़ें अंधविश्वास होती हैं, कुप्रथाएँ होती हैं। तो इन सब की अज्ञानता को दूर कौन करता है? वो भी मात्र कला के द्वारा ही दूर किया जाता है। अब अगली और आपकी जो लास्ट महत्व है, वो क्या है? बालकों का
सर्वांगीण विकास कर समाज व राष्ट्र का सुनागरिक के रूप में विकसित करने में सहायता। तो जो ये मातृकला और शिशु पालन का ज्ञान है, ना केवल सुसंतान की उत्पत्ति के तरीके को बताता है, बल्कि ये माता-पिता को आवश्यक निर्देश भी प्रदान करता है कि वो किस तरह से अपने बच्चे का पालन-पोषण करें, जिससे जो उनका बच्चा है, वो सुनागरिक के रूप में विकसित होकर समाज और राष्ट्र के प्रगति में अपना योगदान दे। तो ये सारे थे मातृकला और जो शिशु पालन है उनके महत्व की चर्चा थी। हमसे यहाँ से महत्व से कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी मातृकला के अर्थ को पूछ लिया जाता है, तो ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। ये हमारी आज छोटी-सी क्लास थी जिसमें हमने मातृकला और शिशु पालन के महत्व को समझा और उसके अर्थ को समझा। तो जो आपका ये मातृकला है और जो शिशु पालन का इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है? तो जो इसका क्षेत्र है वो मातृत्व के लिए जो आवश्यक जो उपयुक्तताएँ हैं उनका अध्ययन करता है, मानव प्रजनन तंत्र का अध्ययन करता है, शिशु के गर्भकालीन विकास का अध्ययन करता है, गर्भकालीन सुरक्षा का अध्ययन करता है, गर्भकालीन जो समस्याएँ होती हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करता है, प्रसव पूर्व की क्या तैयारियाँ होनी चाहिए उसके बारे में अध्ययन करता है, प्रसव प्रक्रिया और जो नवजात शिशु हैं, प्रसूता है, उन सब की देखभाल का अध्ययन करता है। आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको सबके बारे में पढ़ना है, तो हमने इसको आपको इसके क्षेत्र के बारे में अलग से नहीं नोट डाउन करवाया है क्योंकि अभी हमने इन सबको कि गर्भकालीन अवस्था में कौन-कौन सी विषाक्तताएँ होती हैं, प्रसव किन प्रकारों से होता है, प्रसव के प्रकार क्या होते हैं, एक नवजात शिशु की क्या देखभाल करनी चाहिए, मातृ शिशु समस्या क्या-क्या हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी इसके अंतर्गत पढ़नी है, किसके गर्भकालीन जो आपकी अवस्था है। तो गर्भकालीन अवस्था में सबसे पहले हमने देखा मातृकला और शिशु पालन के अर्थ को। तो आज की क्लास काफ़ी छोटी है क्योंकि हम नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो आज हमने सिर्फ मातृकला और शिशु पालन के अर्थ को समझा। ये क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है एक स्त्री के जीवन में या हमारे जीवन में, ठीक? तो कल की जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में, ठीक? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगती है। अगर कोई समस्या होगी तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा और आप में से जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। रात 9 बजे वहाँ पर क्विज़ होती है, तो उसे आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ पे नहीं करना है टेलीग्राम के लिए, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।